नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2021 के जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं, यानी कि जिनके आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जस्टिन ट्रूडो किस देश के तीसरी बार PM चुने गए। तो ट्रूडो साहब की बात करें तो ये हमारे कनाडा के एक बार फिर से PM चुन लिए गए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं कि 2021 में अभी कनाडा में चुनाव हुआ है, जिसमें जो जस्टिन ट्रूडो साहब की पार्टी है लिबरल पार्टी, इसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है और सेकंड स्थान पे आपके कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पर रही है। तो ध्यान रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के तीसरी बार यहाँ पर PM बनेंगे। वहीं पर अगर हम लोग कनाडा देश की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है कि दुनिया में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है वो कौन सा है। तो ये हमारा कनाडा देश ही है। राजधानी इसकी आपको ओटावा में मिलेगी और यहाँ की मुद्रा है कनाडाई डॉलर। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो ये जो अभ्यास है ये अभी हमने किया है इंडोनेशिया के साथ में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि 20 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य में इसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं शक्ति नाम से होने वाले अभ्यास की, तो यहाँ पर आपने देखा कि समुद्र शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। इसी प्रकार से एक आपका केवल शक्ति अभ्यास होता है जिसे हम लोग फ्रांस के साथ में करते हैं। एक हमारा हरिमऊ शक्ति के नाम से होता है अभ्यास, जिसे हम लोग मलेशिया के साथ में करते हैं। एक हमारा अभ्यास होता है जिसे हम लोग कहते हैं मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग श्रीलंका के साथ में करते हैं। और एक हमारा अभ्यास है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर गरुड़ शक्ति, तो वो भी हम लोग करते हैं मलेशिया के साथ में। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। समुद्र शक्ति मतलब हो गया इंडोनेशिया के साथ में, शक्ति का मतलब हो गया फ्रांस के साथ में, हरिमऊ शक्ति का मतलब हो गया मलेशिया के साथ में, मित्र शक्ति का मतलब हो गया श्रीलंका के साथ में, और जो आपकी गरुड़ शक्ति है उसका मतलब भी हो गया मलेशिया। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी हो जाए। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में हमारा कौन रहा है शीर्ष पर। तो बड़े राज्यों में यहाँ पर शीर्ष स्थान पे रहा है हमारा गुजरात राज्य। कौन सा, आपका या हमारा गुजरात राज्य। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये जो सूचकांक आई थी, इसमें छोटे राज्यों में कौन रहा है शीर्ष पर। तो छोटे राज्यों में रहा है गोवा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर, छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा पहले स्थान पर, और अगर हम लोग यूटी की बात करते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर रहा है पहले स्थान पर। रिपोर्ट की बात करते हैं तो जो हमारा ये फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये 5 पैरामीटर के आधार पर जारी किया गया। किसने जारी किया, तो वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा इस तीसरे संस्करण को जारी किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2021 में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य देश बना है। तो SCO की बात करें यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका 9वां सदस्य देश बन गया है। नाम है इसका ईरान। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं SCO जो है इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी संघाई 5 ग्रुप के नाम से। हेडक्वार्टर इस समय इसका आपको बीजिंग में मिलेगा। कुल सदस्य देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या अब 9 हो चुकी है। अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश 2017 में इसका सदस्य बना था। जो पहले से मेंबर हैं उनमें आप देख सकते हैं चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उसके बाद में रसिया है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, और अब यहाँ पर 9वां बन गया है ईरान। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में
भारत हमारा किस स्थान पर रहा है? तो भारत की बात करें हम इसमें रहे हैं 46वें स्थान पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब रिपोर्ट ये आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हम लोग 48वें स्थान पे थे, इस साल आ चुके हैं 46वें स्थान पे। और दुनिया के अगर हम लोग टॉप देश की बात करते हैं तो टॉप पे है हमारा स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 73वें एमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो आपको ये बताना है कि किस देश के द्वारा टेलीविजन के क्षेत्र में यह दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब विजेता आपके कई सारे रहे हैं, तो विजेता के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एमी पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दिवस हर साल होता है आपके 21 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा अल्जाइमर नाम की डिसीज के बारे में, जो कि हमारी एक भूलने की बीमारी होती है। तो इसी डिसीज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार के विषय की बात करें तो इस बार का विषय है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स, ये इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में CISF की अधिकारी गीता समोता ने किस देश में स्थित माउंट एल्ब्रूस की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये जो माउंट एल्ब्रूस है ये आपके यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, रसिया में ये देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं ये है गीता समोता, CISF की ये सब इंस्पेक्टर हैं इस समय, और इन्होंने अभी आपके 2 चोटियों को सबसे तेज फतह किया है। कौन कौन सी हैं? तो एक तो हमारा माउंट एल्ब्रूस है जो कि आपको रसिया में मिलेगा, दूसरी है किलीमंजारो जो कि आपके तंजानिया देश में है, और किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में हमारे देश के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो ऋत्विक राजा हैं ये हमारे भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ग्रैंड मास्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फिडे नाम की संस्था होती है उसके द्वारा ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। जब किसी खिलाड़ी के जो पॉइंट होते हैं वो 2500 से ऊपर हो जाते हैं तो उसे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है। बात करते हैं कि इस साल हमारे कौन कौन से नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ध्यान रखिएगा लियोन मंडोका ये आपके गोवा के हैं, ये 67वें नंबर के बने थे। अर्जुन कल्याण की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु के हैं, 68वें नंबर के बने थे। हर्षित राजा की बात करते हैं तो हर्षित राजा हमारे महाराष्ट्र के हैं, ये 69वें नंबर के बने थे। और राजा ऋत्विक की बात करें तो ये तेलंगाना के हैं और ये हमारे 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के सिरा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग ऑरेंज को GI टैग दिया गया? तो ध्यान रखिएगा सिरारा खोंग मिर्च को ही हम लोग हाथी मिर्च के नाम से भी जानते हैं। तो हाथी मिर्च और आपका जो तामेंग लोंग ऑरेंज है ये आपके मणिपुर राज्य में होता है, तो इसी को यहाँ पर GI टैग मिला है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये हमारा संतरा है और ये आपकी है मिर्ची। अच्छा आपको याद होगा कि पिछले साल जो गोवा की खोला मिर्ची थी और वहाँ की जो हरमल मिर्ची थी उसको भी GI टैग दिया गया था। इसके अलावा पिछले साल जो हमारे सिक्किम की मिर्ची थी जिसका नाम था डले खुरसनी, तो इसको भी GI टैग मिला था। तो दोनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के नाम से हम जानते हैं इसे, और ये दिवस हर साल आपके मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो दुनिया भर में शांति को स्थापित करने के लिए या शांति को स्थापित करने के बारे में जागरूकता के लिए हर साल ये दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार के अगर हम लोग विषय की बात करते हैं तो इस साल का विषय है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में
किस खिलाड़ी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है ये लगातार दूसरी बार जीत लिया है हमारे देश के चैंपियन खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो फाइनल मुकाबला है वो आमिर सरखोश और पंकज आडवाणी के बीच में खेला गया और पंकज आडवाणी ने 24वीं बार यहाँ पर टाइटल जीता है। तो ध्यान रखेंगे कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन हुआ था। इससे पहले 2019 में भी हमारे पंकज आडवाणी विजेता थे और इस साल भी इन्होंने ये जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य ने कैटली नाम की जो मछली है इसको राज्य मछली के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषणा कर दी है सिक्किम की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपके कैटले फिश है, इसे हम लोग नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के संरक्षण के लिए सिक्किम की जो सरकार है उसने इसको राजकीय मछली घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर इसकी लेखिका कौन है? तो हमारे देश की मशहूर लेखिका झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो झुम्पा लाहिड़ी ने यह पुस्तक लिखी है, हालांकि अभी ये पब्लिश नहीं हुई है। तो नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण अभ्यास है उसके 15वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। इस साल इसका ये 15वां संस्करण था और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA की लोकपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो कि बिना हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, इंदु मल्होत्रा, इन्हें अभी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इंदु मल्होत्रा के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी साल ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फिनो पेमेंट बैंक ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो फिनो ने यहां पर बना दिया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये पंकज त्रिपाठी यानी कि मिर्जापुर के जो कालीन भैया हैं उनको फिनो पेमेंट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिनो पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके CEO की बात करते हैं तो उनका नाम है ऋषि गुप्ता। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पंकज त्रिपाठी की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा ये पिछले साल बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में SCO की 21वीं बैठक का वर्चुअली आयोजन किया गया? तो ये जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की गई ताजिकिस्तान की अगुवाई में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ताजिकिस्तान की जो राजधानी है दुशानबे, वहां से वर्चुअल मोड में इसका आयोजन किया गया। ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें हम लोग इमोमाली रहमान के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। हमारे तरफ से जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इसको यहाँ पर लीड किया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के किस नंबर के CM बने हैं? तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये 16वें नंबर के CM बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उन्होंने यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद में जो पद खाली हुआ उस पर कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नियुक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है हमारे चरणजीत सिंह चन्नी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो अभियान है इसको शुरू किया है कानून और न्याय मंत्रालय ने, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब क्या है ये अभियान? तो आप सभी को पता होगा कि कानून और न्याय मंत्रालय की एक पहल है जिसे हम लोग टेली लॉ के नाम से जानते हैं। तो टेली लॉ में आपके बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अच्छा, हमारे लॉ और न्याय मतलब
कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वो पहले खेल मंत्री थे, नाम है इनका किरण रिजिजू। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने की घोषणा की? तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि बंद करने की घोषणा इन्होंने कर दी थी, अब फाइनल इन्होंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर संस्था का नाम है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के द्वारा किसी देश में व्यापार करने में कितनी आसानी है उसी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया जाता था, लेकिन इन्होंने कहा कि 2018 और 20 में बहुत सारे देशों ने यहाँ पर फर्जी डेटा दे दिया था, जिसके कारण अब विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी करने से मना कर दिया है। हालांकि पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा देश 63वें स्थान पे था और दुनिया का जो सबसे बेहतरीन कंट्री था व्यापार करने के लिए वो था न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो बांस दिवस की बात करें ये हर साल होता है आपके 18 सितंबर को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो बांस नाम का जो हमारा पौधा होता है इसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और इसे प्रमोट करने के लिए हर साल यहाँ पर यह दिवस मनाया जाता है। इस साल के दिवस की बात करें तो इस बार का विषय रहा है #प्लांट बम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बम्बू, यानी कि जो आपके बांस का पौधा होता है इसे आप लोग लगाइए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी 18 सितंबर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में इसरो ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है सीबीएसई के साथ में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी इसरो के द्वारा जो हमारे यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब के स्कूल हैं उनके लिए मिल करके सीबीएसई के साथ में स्पेस चैलेंज को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो प्रगति नाम का जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च कर दिया है अभी एलआईसी ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो प्रगति का पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है। प्रगति का मतलब है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी आपको वेरियस इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में आप लोग यहाँ पर रियल टाइम में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एलआईसी ने इसे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। एम.आर. कुमार इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान की घोषणा की? तो ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है इसकी घोषणा भी कर दी है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने की है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान घोषित किया गया है। मुख्य रूप से इसका काम होगा कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी हमारे इंजीनियरिंग के टेक्स्ट बुक है उनको यहाँ पर ये ट्रांसलेट कर दे, जिससे हमारे सभी भाषाओं के जो मतलब पढ़ने वाले लोग हैं वो लाभान्वित हो सकें। तो प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये जो विश्वविद्यालय है इसकी आधारशिला अभी रखी गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि हमारे एक जाट राजा थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने आपके 1915 से 1919 तक हमारे देश में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी चलाई थी अफगानिस्तान से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कहा तो उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ है वहां पर इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो गुजरात के 17वें नंबर के सीएम बने हैं, नाम है इनका भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो विजय रूपाणी साहब इससे पहले सीएम थे, लेकिन उन्होंने शायद गुजरात में कुछ ज़्यादा ही विकास कर दिया था, जिसके कारण जो आपके बीजेपी पार्टी है उन्होंने उन्हें हटा दिया था और अब जाकर के भूपेंद्र पटेल यहाँ के नए सीएम बने हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इस नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव इस समय हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे देश का एक जो प्रमुख मंत्रालय है यानी कि वन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, उसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र पटेल सीएम बने हैं और भूपेंद्र यादव है कैबिनेट मंत्री। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसमें कितने देश सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 3 देश शामिल हो चुके हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो ब्रिक्स बैंक है इसमें हमारे 5 मेंबर कंट्री थे, यानी कि ब्राजील हो गया, इंडिया है, चाइना है, रसिया है और आपका था दक्षिण अफ्रीका। तो 3 देश, जिसमें हमारा एक यूएई है, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरे देश का नाम है उरुग्वे। तो ये तीनों शामिल हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर एनडीबी की, तो 15 जुलाई 2014 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर चीन के संघाई में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ध्यान रखेंगे, इकबाल सिंह लालपुरा अभी हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, तो इसके हमारे जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है भगवान लाल साहनी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करें तो 23 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अंसार नकवी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता की है हमारे देश भारत ने, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और ऐसा ये तीसरी बार हुआ है कि जब भारत ने आपके ब्रिक्स समूह की जो समिट है उसकी अध्यक्षता की है। इससे पहले हम लोग 12 और 16 में ऑलरेडी इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते हैं तो विषय था इस बार का ब्रिक्स एट 15, क्योंकि 15 साल इसको हो चुके हैं। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये इस बार का विषय है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी टाइम पत्रिका के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीय हमारे शामिल हुए? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर टोटल हमारे 4 भारतीय शामिल हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपने मीडिया में देखा होगा कि हमारे देश से केवल 3 भारतीय ही शामिल हुए, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि चौथा भारतीय कौन है। देखिए 3 तो हमारे देश से हैं मेन, जिसमें एक ममता दीदी हैं, दूसरे हमारे पीएम साहब हैं यानी कि मोदी साहब हैं, और तीसरे नंबर पर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला। लेकिन एक हमारे भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है मंजूषा पी कुलकर्णी, जो कि इस समय आपके एशियन पैसिफिक पॉलिसी और प्लानिंग काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनको भी इसमें शामिल किया गया है, तो टोटल हमारे देश से 4 व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित कोलम तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे जो कोलम तट है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये आपका टैग होता क्या है, पहले आइए इसके बारे में समझते हैं। दरअसल हमारा जो डेनमार्क देश है वहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो ये क्या करती है कि दुनिया के जो तट होते हैं उसके लिए इसने 33 पैरामीटर स्थापित कर रखे हैं। तो अगर कोई भी हमारा तट इन 33 पैरामीटर को प्राप्त कर लेता है तो उसको यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है FEE के द्वारा। तो अभी हमारे यहाँ का जो कोलम तट है तमिलनाडु में इसको मान्यता मिली है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित एडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ये जो प्रमाणन है ये आपके पुडुचेरी के तट को मिला है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इस साल हमारे 2 तट को यहाँ पर मान्यता मिली हुई है। सबसे पहली बार जो आपके उड़ीसा का चंद्रभागा बीच था उसको यहाँ पर मान्यता मिली थी, और पिछले साल हमारे देश के ये जो 8 तट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको मान्यता मिली थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कॉलेज या स्कूल वगैरह में आपने इस भाषा का यूज काफ़ी ज़्यादा किया होगा, या अगर आप लोग किसी रिलेशन वगैरह में रहे होंगे या होंगे
तो वहां पर भी आप लोग इसका ज़्यादा यूज करते होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो कि सुन नहीं सकते हैं, वे आपके सांकेतिक भाषा में ही बात करते हैं। तो उन्हीं के लिए जो सांकेतिक भाषा का महत्व है, उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है बी साइन फॉर ह्यूमन राइट। क्या है? बी साइन फॉर ह्यूमन राइट। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी 23 सितंबर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये अभी मिला है हमारे देश बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनको यूनाइटेड नेशन के एसडीएसएन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, चलिए बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट में कि यूनाइटेड नेशन की जो ये एसडीएसएन नाम की संस्था है, ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट का नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हमारे नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अभी तक जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम है आरकेएस भदौरिया साहब, जो कि इसी माह के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो उसके बाद में विवेक राम चौधरी हमारे नए प्रमुख होंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश के फैरोज फैजा बीथर को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है फैरोज फैजा बीथर को, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं फैरोज फैजा बीथर को बांग्लादेश की हैं, और इनको अभी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमारे पीएम को भी चेंज मेकर पुरस्कार मिल चुका है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक होगा, यानी कि दुनिया से हम सबसे ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो ये हम लोग हासिल कर लेंगे 2050 तक। वर्तमान की बात करते हैं तो दुनिया में इंपोर्ट के मामले में हम हैं 8वें स्थान पर। इस समय आपका यूएसए पहले पे है, चाइना दूसरे पे है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 में हम तीसरे पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अभी 76वीं महासभा हो रही है, इसमें एसडीजी एडवोकेट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे यूनाइटेड नेशन के इस समय महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, इनके द्वारा नियुक्ति की गई है कैलाश सत्यार्थी की। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारी एसवी सरस्वती को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारे एसवी सरस्वती हैं, जो कि आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में इस समय काम कर रही हैं डिप्टी डायरेक्टर के रूप में, और इनके काम को यहाँ पर मान्यता देने के लिए इनको अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो जो आपकी मॉडर्न नर्सिंग है उसकी ये प्रणेता मानी जाती हैं। 12 मई को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 12 मई को हर साल हम लोग राष्ट्रीय परिचायिका दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, और इन्हें हम लोग लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा आई रास्ते परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये जो परियोजना है इसको शुरू किया है हमारे परिवहन मंत्रालय ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आई रास्ते का मतलब है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, यानी कि जो हमारे देश में रोड दुर्घटना होती है उसको कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 24 सितंबर 2021 से किस राज्य में द ग्रेट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है। तो ये आपका शुरू हो गया है लद्दाख राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे हिमालय से लगे हुए राज्य हैं उसके निर्देशक वगैरह इसमें भाग लेंगे। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है हमारे देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं डी गुकेश ने यहाँ पर दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में नागालैंड के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसको दिया गया? तो नागालैंड के हमारे जो राज्यपाल हैं उसका प्रभार मिल गया है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जगदीश मुखी साहब जो कि नागालैंड के इस समय हमारे कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश के हमारे योगी बाबा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि नोएडा में जो आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास हम 250 एरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करेंगे। पार्क आपका क्या करेगा? तो मुख्य रूप से काम ये होगा कि जो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में कौन सा संस्थान ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखेंगे हमेशा ही ये टॉप पे रहता है, इसका नाम है IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम लोग ओवरऑल कैटेगरी की बात करते हैं अपने देश में किसी भी रैंकिंग में तो आपका IIT मद्रास ही होता है शीर्ष पर। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा हमारा वित्तीय संस्थान मतलब कौन सा आपका प्रबंधन संस्थान रहा है शीर्ष पर? तो शीर्ष पर हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपकी पूरी सूची है। शुरुआत के 4 कम से कम आपको याद रखने हैं कि ओवरऑल में हमारा IIT मद्रास है, विश्वविद्यालय की बात करें तो IISc बेंगलुरु है, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद है और कॉलेज में है मिरांडा हाउस आपका दिल्ली में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में आर्यन रवि को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर्यन रवि की बात करें तो ये हमारे राज्यपाल बन गए हैं तमिलनाडु के। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं आर्यन रवि साहब पहले नागालैंड के थे, नागालैंड से इनको शिफ्ट कर दिया गया है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में PM नरेंद्र मोदी किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं? तो इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो PM साहब अमेरिका में ही हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो PM साहब वहां पर जो क्वाड समूह की बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे, इसके अलावा जो 76वीं महासभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि सितंबर 2021 में उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड के हमारे जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम है LG गुरमीत सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये हमारे हैं LG गुरमीत सिंह जो कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। तो इस प्रकार से जो आपके सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से जब माह समाप्त हो जाएगा तो और भी जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस माह से पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे लिखिएगा यस आई कैन डू इट।